आज हमारा प्रैक्टिस सेशन 5 है ACCA FA1 का प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जिसमें हम रिसीवेबल एंड पेएबल कंट्रोल अकाउंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, पहला सवाल है हमारे पास। देखिए, इससे पहले हमने लेक्चर्स में देखा था कि रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट कैसे बनता है, पेएबल कंट्रोल अकाउंट कैसे बनता है, कैसे इंडिविजुअल रिसीवेबल अकाउंट से या पेबल अकाउंट से या इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट से, इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट से कैसे बैलेंस रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में आता है। अगर वो चीज़ें आपने नहीं देखी तो लेक्चर आई थिंक 4 to 6 में है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और एक इस पे लेक्चर है रिसीवेबल एंड पेबल कंट्रोल अकाउंट में कि उस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो भी आप लाजमी देखें। अदरवाइज ये चीज़ आपके लिए समझना मुश्किल होगी। अगर आपको उस चीज़ का पता है देन इट्स फाइन। अच्छा, पहला सवाल हमारे पास, द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बैलेंस यानी तमाम रिसीवेबल्स का बैलेंस एट 1 अगस्त वाज $41,200। ठीक है, अगस्त में हुई क्रेडिट सेल्स 168500, रिसीट फ्रॉम कस्टमर यानी इतना कस्टमर ने हमें पे किया 162,400, और रिफंड हुए कस्टमर्स को 1350, एंड अ काउंटर विद अ पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट अमाउंटेड टू $720। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज देख ली। अब हम बनाते हैं अपना पहला रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, और उसमें फिर हम वैल्यूज को ऐड करते हैं और अपना क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। ये एक सीधा सीधा सवाल है जिसमें आपने एक कंट्रोल अकाउंट में उसकी वैल्यूज को ऐड करना है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग कितना है, 41,200। अच्छा, क्रेडिट सेल्स हुई 168,500 से। तो सेल जब होती है तुम्हारा रिसीवेबल क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड पे ऐड, क्योंकि रिसीवेबल एसेट होता है और एसेट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट। रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स हुई हैं, कस्टमर ने हमें पैसे दिए हैं। ठीक है, अब अब हम यहाँ पे ये जूम कर रहे हैं कि ये सारे पैसे हमें रिसीवेबल के अगेंस्ट पे आए थे। हमारी सारी सेल्स किस पे थी, क्रेडिट पे थी। ठीक है, अगर वो हमें ये बताता कि रिसीट फ्रॉम कस्टमर ये है, लेकिन इसमें से इतनी रिसीट्स कैश सेल्स थी, तो फिर उसका रिसीवेबल से कोई इम्पैक्ट, कोई रिलेशन ना होता। ठीक है, उससे उसका रिसीवेबल से कोई रिलेशन ना होता। सही है, तो अब हम, हमारे पास क्या है, 162,400। इससे हमारा रिसीवेबल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इससे हमारे अगेंस्ट हमें पैसे आ गए। ठीक है, और रिफंड टू कस्टमर था 1350। हमने कस्टमर्स को रिफंड, ये रिफंड नहीं होना चाहिए, ये डिस्काउंट टू कस्टमर होगा, आई थिंक। यस, क्योंकि रिफंड जनरल रिसीवेबल से रिफंड का ताल्लुक नहीं होता, ये क्या होगा, डिस्काउंट होगा। ठीक है, वो कितने हैं, 1350। डिस्काउंट क्या होते हैं, अब हमने वो पैसे कस्टमर से नहीं लेने, तो उससे भी हमारा रिसीवेबल क्या हो गया, कम हो गया। और कॉन्ट्रा अकाउंट, कॉन्ट्रा विद पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट अमाउंटेड टू 720। कॉन्ट्रा क्या होता था कि जब एक ही कस्टमर, एक ही कंपनी, वो हमारी कस्टमर भी थी और सप्लायर भी थी, यानी उसको हम चीजें बेच भी रहे थे और उससे चीजें ले भी रहे थे। अब यहाँ पे वो कॉन्ट्रा क्या कह रहा है कि आपने अपना रिसीवेबल उसके पेबल के साथ एडजस्ट कर दिया, यानी वहां पे आपने पेबल कम किया होगा, यहाँ पे आपने क्या किया होगा, रिसीवेबल कम किया होगा। तो रिसीवेबल को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, 720। ये मैं लेक्चर्स में सब कुछ बता चुका हूँ, हमारे जो कोर्स के लेक्चर हैं उसमें सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास वो क्या पूछ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों में से बड़ी अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल क्या है, तो J6 होगा 290। इसी तरह हमारी क्रेडिट साइड का टोटल क्या है। ठीक है, ये किसका आ गया, डेबिट का, तो इसमें से बड़ा क्या है, बड़ी साइड क्या है, डेबिट। यानी डेबिट साइड हम दोनों साइड पे लिख सकते हैं। यानी जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसकी नेचर क्या होगी, डेबिट साइड। लेकिन आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपनी नेचर की अपोजिट साइड पे हम लिखते हैं, क्योंकि वो एज अ बैलेंसिंग अमाउंट निकलता है, क्लोजिंग अमाउंट। ठीक है, अब हमारा क्लोजिंग अमाउंट क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस, वो क्या है, 45,200।
30। ठीक है, 45,230, तो ये हमारा सही जवाब है। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ओपनिंग रिसीवेबल्स वर 9600। ठीक है, ओपनिंग रिसीवेबल्स क्या है? 96, क्रेडिट सेल हुई 27,800, कैश कैश रिसीव्ड हुआ 25,900 का, सेल रिटर्न्स भी हैं 1150 की, और कॉन्ट्रा विद सप्लायर वाज 450। इसी तरह सेम सवाल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? इसी तरह हमारा सेम सवाल हो जाएगा। जस्ट सर, हाँ जी। तो हमारा ओपनिंग क्या आ जाएगा? इसको हम इधर से, बल्कि इसको मैं ऊपर ही जो है ना सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को, ताकि मुझे दोबारा ना अकाउंट में आना हो। तो 96 ओपनिंग आ गया, क्रेडिट सेल्स हमारा रिसीवेबल बढ़ के क्या आ गया? 9600 ओपनिंग आ गया, 27,800 से हमारी सेल्स, वही इससे हमारा रिसीवेबल बढ़ गया। अच्छा, अब हमें रिसीवेबल से कैश कितना रिसीव हुआ है? 25,900 का, तो इससे हमारा रिसीवेबल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेल रिटर्न से भी हमारा रिसीवेबल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसने हमें ये नहीं बताया कि कितनी कैश रिटर्न्स हुई थी, कितनी कैश, मतलब सेल रिटर्न में से कितनी कैश सेल्स वाली थी और कितनी क्रेडिट सेल्स वाली थी। तो हम अज्यूम करेंगे सारी क्रेडिट सेल्स वाली रिटर्न में है। और कॉन्ट्रा कितना है? 450। तो हम दोबारा वही देख लेते हैं, बड़ी साइड क्या है। जनरली जो उस अकाउंट की नेचर होती है, जैसे रिसीवेबल हमारा एसेट, इसकी नेचर डेबिट होती है, वही साइड बड़ी होती है, लेकिन ऑपोजिट भी हो सकता है। जैसे ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो सकता है शुरू में कैश एट बैंक हमारा की नेचर डेबिट हो, एज एन एसेट हो, लेकिन आते आते हम इतना कैश यूज कर लें कि उल्टा बैंक से ले रहे हैं, तो वो एंड पे क्या बन जाता है? ओवरड्राफ्ट। सही है। अच्छा, अब हम इन दोनों को क्या करते हैं? नेट, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, नीचे डेबिट होगी लेकिन आएगा क्रेडिट साइड पे। तो 9900 हमारा सही जवाब है। अच्छा, नेक्स्ट है पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी अब हमारे पास पेबल्स का आ गया। ठीक है, शोड अ बैलेंस ऑफ 29,400, क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग जून वर 114,600 एंड पेमेंट्स टू सप्लायर टोटल 111,2,000, गुड रिटर्न 1450 एंड अ कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल वाज 900। ये सेम ऐसी है, लेकिन ये रिसीवेबल के ऑपोजिट है। क्या है? रिसीवेबल के ऑपोजिट। तो हम इसको भी, इसको मैं इधर ही बल्कि सॉल्व कर लेता हूँ, अगर मुझे सारा सवाल नजर आता है तो। हाँ, ओपनिंग क्या है? 19,29,400। पेबल की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया। मतलब पेबल की नेचर क्या है? क्रेडिट। लाइबिलिटी होती है 29,400, इधर आ गया। क्रेडिट परचेज से हमारा पेबल बढ़ गया है। पेबल लाइबिलिटी हो तो लाइबिलिटी उठाने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट हो 1114,600। पेमेंट टू सप्लाई, अब हमारा पेबल क्या हो गया? कम हो गया। जिस अकाउंट को कम करना उसकी नेचर से अपोजिट ये एंट्री कर दी। जैसे अगर इसकी नेचर क्रेडिट है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट कर रहे हैं। गुड रिटर्न से भी हमारा पेबल कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमने पैसे नहीं देने। इसी तरह कॉन्ट्रा एंट्री से भी हमारा पेबल रिसीव, सॉरी, हाँ, पेबल कम होगा और इधर रिसीवेबल कम होगा, हुआ था 900। सही है। अगेन वही, हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे। ठीक है, इस दफा नेचर मुझे लगता है क्लोजिंग बैलेंस की नेचर क्रेडिट होगी, इसलिए वो डेबिट साइड पे आएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 18,450। ठीक है, वो यहाँ पे आ सकते, यहाँ पे आ जाएगा एज अ क्लोजिंग बैलेंस, और ये उसकी, ये हमारा आंसर है। ठीक है। अच्छा, ये भी वही सवाल है अगेन। अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस की नेचर क्या होती है? बजाय अकाउंट बनाने के, 14,48,600 क्रेडिट। परचेज से हमारा बढ़ गया, वो भी क्या होगी? क्रेडिट। पेमेंट टू सप्लायर क्या है? उससे हमारा कम हो जाता है, 29,7,400। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट से हमारा कम हो जाता है, 6,300। परचेज रिटर्न से भी कम हो जाता है, 5,200। क्रेडिट साइड में से, मतलब दोनों साइड्स का हम टोटल करेंगे,
ठीक है, बड़ी साइड क्रेडिट है, क्रेडिट नेचर का बैलेंस आएगा, लेकिन उसकी नेचर मतलब वो आएगा किस साइड पे, डेबिट से, क्योंकि ये एज अ बैलेंसिंग अमाउंट हम क्लोजिंग अमाउंट को निकालते हैं, ठीक है। इसकी नेचर क्रेडिट है लेकिन ये आएगा डेबिट साइड पे। ये मैंने यहाँ पे अकाउंट दोबारा नहीं बनाया, जैसे इसको समराइज किया तो क्या होगा, 41,700 हमारा सही ऑप्शन होगा। अगेन हमारे पास पेबल कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसको हम दोबारा वैसे ही कर लेंगे, क्रेडिट 3600, 3600, 36,900, पेमेंट्स कितनी हुई, डेबिट हो जाएगा 264,800, परचेजेस कितनी हुई क्रेडिट से, 275,400। क्रेडिट इसलिए करें क्योंकि परचेज से हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है, हमें पैसे देने होते हैं, डेबिट परचेज होता है, क्रेडिट क्या होता है, पेबल होता है। डिस्काउंट रिसीव कितना वो डेबिट हो जाएगा 8100, और गुड्स रिटर्न क्या हो जाएंगी 5600, ठीक है। तो हम दोनों साइड्स का टोटल करते हैं। जो साइड बड़ी होती है क्लोजिंग बैलेंस की नेचर वो होती है, लेकिन वो उसकी अपोजिट साइड पे आता है। तो इन दोनों को अगर हम टोटल करें, सही है, हमारा सही ऑप्शन होगा 33,800, नेचर क्रेडिट बट विल कम ऑन दी डेबिट साइड। अच्छा, अब हमारे पास एक डिफरेंट किस्म का सवाल है, ठीक है। पेबल कंट्रोल अकाउंट है ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ 57, ठीक, क्लोजिंग है उसने हमें पहले दे दी, यानी सिर्फ हमें वो क्लोजिंग से कोई और अमाउंट फाइंड करवाया। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर वर 398,000, डिस्काउंट रिसीव टोटल हुआ 7,200, और गुड्स रिटर्न थी 4,300। व्हाट वर द पेमेंट्स मेड टू सप्लाई, पेमेंट्स क्या है, हमने ड्यूरिंग पेमेंट्स क्या की थी, ठीक है। तो हम काम वही है, लेकिन सिर्फ हम ओपनिंग पहले ही लिख लेंगे अपने पास, क्या ओपनिंग पहले लिख लेंगे, और जो पेमेंट्स है उसको हम एज अ क्लोजिंग अमाउंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारी डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 57,400 आ गया ओपनिंग, सॉरी क्रेडिट है ना, क्रेडिट की ओपनिंग इस साइड पे आएगी, और क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्रेडिट परचेजेस से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई 398,000 से, डिस्काउंट रिसीव्ड से हमारी लाइबिलिटी कम होगी, ठीक है, गुड्स रिटर्न से हमारी लाइबिलिटी कम होगी, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों साइड्स का क्या होना चाहिए, टोटल इन दोनों इसके अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है, यानी अब हमारे पास क्रेडिट कितना है 45,400, और डेबिट हमारे पास कितना है, ठीक है। अब इन दो अमाउंट्स का जितना भी डिफरेंस होगा ना, वो यानी हमारी क्या है, पेमेंट्स है, क्योंकि अगर उन पेमेंट्स का मेजर डालेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से मैच कर जाएगी, ठीक है। तो डाल के देख, आप इसको देख, डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। 390,000 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हमारा सही जवाब है। हम देख लेते हैं, देख सकते हैं डेबिट को 455,400 सही है, 455,400 सही है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, 390,000। आई थिंक यहाँ पे 389 है, जबकि सही ऑप्शन 390,000 है, ठीक है। मैं दोबारा देख लेता हूँ, हो सकता है मैंने कोई वैल्यू गलत पुट किया, मुझे नहीं लगता। समटाइम एमसीक्यूज में ऑप्शन गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन पेपर में ऐसे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो 390,000 इज आवर राइट ऑप्शन। तो इस तरह आप बैलेंसिंग अमाउंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है। आप आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करें, फिर इन तीनों को माइनस कर देते हैं, सही है। हो सकता है वो हमें हमसे फाइंड आउट करता है परचेजेस फाइंड आउट करो, सही है। तो हम तीनों को ऐड करते, इसको माइनस करते, तो जो भी अमाउंट आती है वो, यानी डेबिट साइड साइड शैल बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड इन एनी अकाउंट इफ क्लोजिंग बैलेंस इज देयर। अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो बैलेंसिंग अमाउंट कौन सी आ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस की आएगी, और फिर दोनों मैच कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह दोबारा वही इसी तरह का सवाल है हमारे पास, ट्रेड पेबल्स क्या है, दोबारा कौन बना लेते हैं, ठीक है। ट्रेड पेबल्स क्या है, 31,600,
एंड पे क्या रहेगा हमारे पास? 29,400। कैश पे टू सप्लाईज कितना हुआ? 342,800। जब हम सप्लाईज को पे करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है, इसलिए मैंने इसको क्या किया? डेबिट किया। अच्छा, डिस्काउंट रिसीट कितना हुआ है हमारे पास? 3600। अब हम इतने पैसे नहीं देने, हमारी लाइबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अब मैंने जब डिस्काउंट्स आपको पढ़ाए थे सीएबल और पेबल में, आप वहां जाके देख सकते हैं कि एंट्रीज किस तरह होती हैं, ठीक है। अच्छा, रिटर्न टू सप्लायर कितना था? 2200। उससे भी हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है जब हम परचेज रिटर्न करते हैं। सही है। अब क्रेडिट साइड शैल ऑलवेज बी इक्वल टू डेबिट साइड, जबकि क्रेडिट साइड में हमारे पास सिर्फ 36,100 है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। यहाँ पे सिर्फ ये आ जाएगा और यहाँ पे इन चारों का टोटल आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास क्रेडिट क्रेडिट साइड की, क्रेडिट नीचे की वो अमाउंट आएगी जो हमारी क्या होंगी? परचेजेस होंगी। वो क्या होंगी? परचेजेस होंगी। अगर मैं इसको इधर लिखूँ 346,400, ठीक है, तो इसको हम टोटल करें 378,000, इन दोनों का टोटल करें 378,000। सही है। 51, 94, 348, 3600। ठीक है, ये तुम्हारा सही ऑप्शन क्या होगा? 346,400। तो हमारे यहाँ पे आई थिंक ये ऑप्शन सही है। ओके, ठीक है। तो इस तरह आप बैलेंसिंग जो अमाउंट हमारे पास मिसिंग है उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोजिंग अमाउंट गिवन, क्लोजिंग ना गिवन होती फिर हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट शो द बैलेंस ऑफ 12,400 while the total of individual receivable balances is 11 9 1109 11,900। इंडिविजुअल बैलेंसेस क्या है? जो कि रिसीवेबल के सब्सिडी लेजर से आ रहे होते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट से आ रहे होते हैं। जहां पे भी लिखा हो इंडिविजुअल रिसीवेबल अकाउंट्स या लिखा हो लिस्ट ऑफ रिसीवेबल अकाउंट्स, इससे आपने क्या अज्यूम करना है? ये उन सब्सिडी लेजर्स की बात हो रही है, ये उन इंडिविजुअल अकाउंट्स की बात हो रही है। सेम गोज फॉर पेबल्स। हाँ, जहाँ पे लिखा हो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट या जहाँ पे लिखा हो रिसीवेबल अकाउंट, इसका मतलब क्या है? रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, यानी सबका कुमुलेटिव बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने जहन में रखनी है। अच्छा, the receivable control account shows a balance of 12,400 while the total of individual receivable accounts is 11,900. What which error could explain this difference? देखें, 12,000 यानी रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस ज्यादा है इंडिविजुअल से, ठीक है। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, या फिर अगर होनी चाहिए थी वो इंडिविजुअल में नहीं हुई। ये अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। सीट ऑफ 500 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कंट्रोल अकाउंट ओनली, ठीक है। ओनली यानी सिर्फ इसमें रिकॉर्ड हुआ है, उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी इंडिविजुअल में नहीं किया। देखिए, ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता वंस, देखिए अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, 400 यानी 500 बैलेंस ज्यादा है, जबकि इसके मुताबिक 500 दो बार ज्यादा लिखा गया है कंट्रोल अकाउंट में सिर्फ, और उसके इंडिविजुअल में नहीं लिखा। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1,000 का डिफरेंस आना चाहिए था, जबकि हमारे पास सिर्फ 500 का डिफरेंस आया है, ठीक है। तो ये चीज गलत होगी, सही है। अ क्रेडिट सेल ऑफ 500 omitted फ्रॉम बोथ रिकॉर्ड्स। क्या है? क्रेडिट सेल ऑफ 500 omitted फ्रॉम बोथ रिकॉर्ड। अगर दोनों में एक चीज नहीं लिखेगी तो फिर डिफरेंस किस बात का? देखिए, अगर मेरे पास अगर $10 है, उसको मैंने इंडिविजुअल रिसीवेबल में भी नहीं लिखा और कंट्रोल अकाउंट में भी नहीं लिखा, तो फिर तो किसी बात का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। रिसीट ऑफ 500 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन अ कस्टमर अकाउंट ओनली, ठीक है। अगर कस्टमर अकाउंट में लिखा होता और कंट्रोल अकाउंट में ना लिखा होता तो कस्टमर अकाउंट का बैलेंस ज्यादा होता, जबकि हमारे पास यहाँ पे कस्टमर अकाउंट का बैलेंस कम आ रहा है। अकाउंट 500 करेक्टली रिकॉर्डेड, जब दोनों में सही तरह रिकॉर्ड हुआ तो फिर डिफरेंस तो आने नहीं चाहिए। यानी इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है मेरे ख्याल में। एमसीक्यू बनाने वाले ने क्या गलती की है? उसने यहाँ पे इसको वंस लिखना चाहिए था, या इसको लिख ट्वाइस की को अगर हम रिमूव कर दें तो फिर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। अच्छा हो गया कि ये हमारा क्या हो गया? कॉन्सेप्ट बन गया है
कि किस तरह हमने एरर को आइडेंटिफाई करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी डिफरेंस बिटवीन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड द लिस्ट ऑफ रिसीवेबल बैलेंसेस। दोनों में डिफरेंस कब नहीं होगा, यानी किस रीजन की वजह से नहीं होगा, यानी बाकी तीन ऐसे रीजन होंगे जिनकी वजह से होगा और एक में की वजह से नहीं होगा। ठीक है। एंड एरर इन टोटलिंग द सेल्स डे बुक। देखें सेल्स डे बुक से ही लेजर में चीजें जाती हैं और सब्सिडी इंडिविजुअल उसी से फिर कंट्रोल अकाउंट में जाती है। ठीक है। ये तब होती थी अकाउंटिंग जब बुक्स में लिखते थे, वैसे तो अब तो ऑटोमेटिक हो गया, अब सीधा जर्नल बनता है। ठीक है, जो कि लेजर में जाता है फिर रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में। सही है, तो उस जर्नल को आप सेल्स डे बुक कंसिडर कर सकते हैं। एन एरर इन टोटलिंग द सेल्स डे बुक, जब सेल्स डे बुक में चीज गलत होगी तो वो दोनों में गलत जाएगी, तो इसका मतलब है दोनों चीजें गलत होंगी, उन दोनों में वो दोनों गलत तो होंगी लेकिन उन दोनों में डिफरेंस कोई नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही जवाब है, क्योंकि इससे दोनों में डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, मतलब सॉरी, हमारा सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कॉज अ डिफरेंस बिटवीन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड द लिस्ट ऑफ रिसीवेबल बैलेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब है, क्योंकि इसी की वजह से डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा क्या, एन एंट्री पोस्टेड टू द रॉन्ग कस्टमर अकाउंट। एन एंट्री पोस्टेड टू द रॉन्ग कस्टमर अकाउंट, यानी कस्टमर अकाउंट में हमने एंट्री गलत पोस्ट कर दी है, जबकि हमारे पास रिसीवेबल में एंट्री सही हुई है। क्या हुआ है, मुझे तो ये ऑप्शन, मुझे नहीं लग रहा ये ऑप्शन सही है, क्योंकि देखें एंट्री पोस्टेड टू द रॉन्ग कस्टमर अकाउंट, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि एंट्री गलत पोस्ट हुई है कस्टमर अकाउंट में, तो क्या वो कंट्रोल अकाउंट में सही हुई है या नहीं। तो इस ऑप्शन को मैं नहीं समझता ये हमारे सवाल में होना चाहिए, इसको आप निकाल सकते हैं। एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीट इन द कैश बुक टोटल। कैश बुक का टोटल, कैश बुक में रिसीव, जो कैश बुक होती है उसमें कैश सेल्स और रिसीट्स की बात होती है, यानी कैश रिलेटेड जो भी चीज होती है, तो उसका तो यहाँ पे कोई तल्लक नहीं। एन एरर इन कास्टिंग द कंट्रोल अकाउंट। कास्टिंग मतलब कंट्रोल अकाउंट का टोटल करते हुए एरर आ गया। ठीक है, तो इससे डिफरेंस आएगा क्योंकि हमने इसके टोटल को गलती कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो है ना, इसमें एरर आएगा और उसमें एरर नहीं हुआ था। सही है, यस यस। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which one of the following would cause a difference between the receivable ledger control account and the list of receivable balances। देखें अब रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में उन बैलेंसेस का टोटल में उन बैलेंसेस का टोटल होता है जो लिस्ट ऑफ रिसीवेबल बैलेंसेस यानी इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसका हल क्या है कि वही सेम, कि अगर तो गलती दोनों में हुई है तो फिर तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अगर गलती एक में हुई है फिर डिफरेंस आएगा। सही है, तो ये चीज आप अपने जहन में, तो हम ऑप्शन एरर एरर एन एरर इन टोटलिंग द सेल्स डे बुक। देखें एरर आया सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक से लेजर में जाएगा, लेजर से कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, इंडिविजुअल लेजर से कंट्रोल अकाउंट, तो दोनों में क्या हो रही है, गलती हो रही है, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एन एंट्री पोस्टेड टू द रॉन्ग कस्टमर अकाउंट, भले हमने रॉन्ग कस्टमर अकाउंट में किया है, ठीक है, लेकिन उसी से फिर वो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में जा रहा है, यानी दोनों में गलती ट्रांसफर हो रही है इंडिविजुअल सब्सिडरी लेजर से, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड है एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीट इन द कैश बुक टोटल। देखिए जो कैश बुक होती है उसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, तो इसका हमारे रिसीवेबल्स के साथ कोई तल्लक नहीं है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है सिर्फ, जो कि क्या है, एन एरर इन एन एरर इन कास्टिंग द कंट्रोल अकाउंट, यानी जब हम कंट्रोल अकाउंट को टोटल कर रहे थे तो उससे हमारे में गलती होगी। देखिए सिर्फ कंट्रोल अकाउंट के टोटल करते हुए गलती हुई, जबकि इंडिविजुअल्स का टोटल सही है, तो इसका मतलब यही वो डिफरेंस की वजह है। ठीक है, तो यही हमारा सही ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास द टोटल ऑफ रिसीवेबल लेजर बैलेंसेस वाज 62,800, इट वाज लेटर डिस्कवर्ड। और रिसीवेबल्स लेजर बैलेंसेस से मुराद भी क्या होता है, लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिसीवेबल लेजर बैलेंसेस, ये आपने वर्ड्स पे गौर करना। इट वाज दिस लेटर डिस्कवर्ड एट अ, इसी तरह पेबल लेजर बैलेंसेस का भी यही मतलब होता है। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड एट अ बैंक ट्रांसफर ऑफ 1200 फ्रॉम अ कस्टमर हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द रिसीवेबल लेजर, यानी उसको इंडिविजुअल ने पोस्ट नहीं किया, एंड अ कॉन्ट्रा ऑफ 2500 हैड बीन पोस्टेड टू द कंट्रोल अकाउंट ओनली, यानी वो भी सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में गई है, वो इंडिविजुअल में नहीं आई।
यानी ये वो दो एरर्स हैं। व्हाट शुड बी द करेक्ट टोटल ऑफ रिसीवेबल लेजर बैलेंसेस। एक तो बैंक ट्रांसफर हमने कस्टमर से आया था उसको पोस्ट नहीं किया, यानी हमने अपने रिसीवेबल को कम नहीं किया, तो पहले हम अपने रिसीवेबल को क्या लेंगे, कर लेंगे, कम कर लेंगे, -1200। और कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ 2500 हैज बिन पोस्टेड टू कंट्रोल अकाउंट होंगे, यानी सिर्फ हमने कंट्रोल अकाउंट में किया था, इसमें पोस्ट नहीं हुआ था। कॉन्ट्रा अकाउंट में क्या होता है, रिसीवेबल क्रेडिट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तुम्हारा सही ऑप्शन क्या होगा, 61,350, जो कि मेरे ख्याल में ये ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, 61,350। ओपनिंग रिसीवेबल्स से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में 49,200, क्लोजिंग थे 46,900। ये सेम वही सवाल है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं बस। ठीक है, ओपनिंग क्या थी, इसको मैं अकाउंट नहीं बना रहा, डेबिट। ठीक है, और क्लोजिंग थी क्रेडिट। क्लोजिंग थी 46,900 क्रेडिट। हमारे पास कैश रिसीव कितना है कस्टमर से, क्रेडिट हो जाएगा 91,400। कैश क्रेडिट नहीं हो रहा, रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि उससे हमारे रिसीवेबल कम हो रहे हैं। अच्छा, कैश हमारे पास 91,400, उसमें से 14,600 कैश सेल्स के अगेंस्ट है, यानी उस कैश का हमारे रिसीवेबल से कोई तल्लक नहीं था, यानी उस कैश के आने से हमारा रिसीवेबल कम नहीं होता, तो हम इसमें से सिर्फ उतना रिसीवेबल कम करेंगे जो कि क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट कैश आया था, तो उसमें से अगर हम 14,600 को निकालें तो कितना बढ़ता है, 76,800। अच्छा, इरिकवरेबल डेट्स हमारे पास 1,300 थी, उससे हमारा रिसीवेबल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट वर द क्रेडिट सेल्स। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल से क्या होता है, हमारा रिसीवेबल बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो वैल्यू आएगी। अब डेबिट साइड शैल बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, सेम फार्मूला। डेबिट साइड में क्या हमारे पास सिर्फ ये अमाउंट है, जबकि क्रेडिट साइड में तीन अमाउंट्स है। तो जब मैं क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो चीज आ जाएगी कि जो कि डेबिट में आनी चाहिए। 125,000 में से 49,200, 75,800। अब आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये हमारा सही ऑप्शन है, 75,800। और अगर मैं डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल करूं, डेबिट और ये डेबिट, 125,000, एक ये क्रेडिट, एक ये क्रेडिट और एक ये क्रेडिट, 125,000। पेबल्स का भी सेम, क्रेडिट परचेजेस का वो फाइंड आउट करने का कह रहा है, सेम हम ऐसे ही कर लेंगे। क्रेडिट पेबल्स कितने हैं, 21,800, क्लोजिंग है जी 24,300। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट, क्योंकि पेबल्स की जो क्लोजिंग अमाउंट होती है उसकी नेचर जनरली क्या होती है, क्रेडिट। लेकिन क्लोजिंग अमाउंट अपनी नेचर की अपोजिट साइड पे आती है। अगर मैं इसको अकाउंट बना दूं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है, 21,800 क्रेडिट, क्लोजिंग अमाउंट क्या आ जाएगी, 24,300। पेमेंट सप्लाई से हमारे पेबल क्या आ जाएगा, 49,600 से कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है 49,600, और उसमें से 18,400 हमारी कैश परचेज के अगेंस्ट है, इसको भी हमने 18,400 से कम करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिट परचेज, सेम वही, क्रेडिट साइड साइड विल इक्वल टू डेबिट। डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, 21,800। इसमें से जब हम क्रेडिट में से डेबिट निकालेंगे तो हमारी क्लोजिंग अमाउंट डेबिट साइड पे आज, सॉरी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 73,700। क्रेडिट परचेज जिससे हमारा पेपर बढ़ रहा है। अब आप देख सकते हैं दोनों का टोटल क्या है, सेम 95,500, 95,500। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, सप्लायर स्टेटमेंट शो द बैलेंस ऑफ 99,950 while business record shows 97,150। व्हाट कुड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रॉम द बिजनेस परस्पेक्टिव, यानी बिजनेस के हिसाब से इस डिफरेंस की क्या वजह हो सकती है। ठीक है, यानी सप्लायर का कह रहा है कि तुमने ज्यादा पैसे दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने कम देने हैं। ठीक है,
पहला एन इनवॉइस ऑफ 200 नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक सप्लाइड ने जो एक इनवॉइस हमें इशू की है, जो अब हम उसके पैसे देने वो हमें रिसीव नहीं हुई, यानी उसने अपने अपने पास बैलेंस बढ़ा लिया होगा अपने, यानी उसकी वो सेल इनवॉइस इशू करके, जबकि हमारे पास हमारी परचेज इनवॉइस नहीं पहुंची। तो आई थिंक दैट्स द राइट ऑप्शन, क्योंकि इससे हमारा बैलेंस लेस स्टेटेड है और उसका बैलेंस ओवर स्टेटेड है, क्योंकि उसने एक इनवॉइस इशू कर दी और जो कि हमारे पास नहीं पहुंची। तो यही हमारा सही ऑप्शन है। जब आपको पहला ऑप्शन मिल जाए तो आप अगले ऑप्शंस पे नहीं जाते, ये एग्जाम की टेक्निक है, लेकिन हम इसको सारे पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ 200 नॉट येट सेंड, अभी हमने सेंड ही नहीं की, ना हमने रिकॉर्ड की ना उसने रिकॉर्ड की, तो फिर इससे तो डिफरेंस नहीं आएगा। और डिस्काउंट रिसीव, उसने डिस्काउंट हमें दिया, रिकॉर्ड कर लिया, ऑलरेडी रिकॉर्डेड विद अस, हमने भी उसको रिकॉर्ड कर लिया, बिजनेस रिकॉर्ड के हिसाब से हम उसे देख रहे हैं, तो इससे भी हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। गुड्स रिटर्न ऑफ 200 रिकॉर्डेड बाय सप्लायर, गुड्स रिटर्न हमने की, हमने भी रिकॉर्ड कर लिया, सप्लायर ने भी उसको रिकॉर्ड कर लिया, सही है, तो उससे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट है, एट द एंड ऑफ दिसंबर a business payable ledger balance for a supplier is 3180 which does not agree with the supplier statement. The following matters were identified. An invoice for 740 had not been recorded in the payable ledger. Credit note for 315 had not been recorded in the payable ledger. Supplier statement incorrectly recorded a payment of 980 as 890. After correcting, what is the correct balance on the payable ledger? देखिए हमारे पास सप्लाई स्टेटमेंट आई, हमने देखा कि यार वो उसमें जो बैलेंस है वो हमारे से मैच नहीं कर रहा, और हमारे पास जो पेबल लेजर का बैलेंस है वो 2180 है, तो हमने उसमें से कुछ आइटम आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, कि जो मैच नहीं कर रहे, जो जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। हम पहले उसका बैलेंस लिख लेंगे इस पेबल लेजर का, फिर हम इसमें आइटम्स को डालेंगे कि जो उसके पास आ रहे हैं लेकिन हमारे पास नहीं आ रहे। ठीक है, वो क्या है, पहली क्या इनवॉइस, क्या है हमारे पास इनवॉइस नॉट बिन रिकॉर्ड, यानी उसने इनवॉइस की जो हमारे पास हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो हम पहले वो रिकॉर्ड करेंगे, इससे हमारा पेबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हम उसके ज्यादा पैसे देने हैं। क्रेडिट नोट फॉर 315, क्रेडिट नोट क्या होता है, ठीक है, जो कि सप्लायर हमें इशू करता है कि अब तुमने मेरे इतने पैसे कम देने हैं, कितनी गुड्स यानी तुमने रिटर्न की या जो भी हुआ, अब तुमने हमारे इतने पैसे कम देने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 315 से हमारा पेबल कम हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब ये ये तो वो चीज होंगी पेबल लेजर में एडजस्टमेंट। अब वो कह रहा है सप्लाई स्टेटमेंट इनकरेक्टली रिकॉर्डेड अ पेमेंट ऑफ 980 एज 890, ये सप्लाई स्टेटमेंट में इशू हुई है, हमारे पेबल लेजर में इशू नहीं है, इस बात को आपने समझना। ठीक है, हम वो चीजें एडजस्ट करेंगे जो हमारे एंड पे इशू है, टू गेट द करेक्ट बैलेंस। ठीक है, जो सप्लायर की स्टेटमेंट में इशू है उसको तो हम करेक्ट नहीं कर सकते ना। सही है, ये तब हमारे लिए रेलेवेंट होगा जब हम पेबल से, मतलब जब हम रिकंसिलिएशन बनाते हैं, जैसे हम बैंक बीआरएस में करते थे। ठीक है, जैसे अगर हमने इसी सप्लाई स्टेटमेंट से अपना लेजर का बैलेंस निकालना होता तो, और हमें सप्लाई स्टेटमेंट का बैलेंस करना होता तो हम इसको लिखते, और फिर जो सप्लाई ने गलती की है उसको करेक्ट करते, और फिर जो भी चीजें मिसिंग थी, जो भी लिखने वाली थी, तो फिर उससे हमारा क्या आ जाता, पेबल का बैलेंस आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें अपना पेबल का लेजर का बैलेंस गिवन है, और हमने सिर्फ वही चीजें ठीक करनी है इसमें कि जो कि हमारे हमारे एंड पे गलत है, ना कि सप्लायर की स्टेटमेंट में गलत है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको, ये हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट डिस्ट्रक्टर है, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। 3605 क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। सही है, तो इस तरह आप पेबल और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के सॉल्व करोगे। आपको कोई भी इशू आता है, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, जी 308 130 4497। इसको मैं व्हाट्सएप के हिसाब से लिखता हूँ, ये। सो एनीबॉडी कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, कोई भी आपको इशू आता है किसी भी सवाल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।